मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने लोगों की जिंदगियां बचाने की बजाय ज़ाती तौर पर अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इलेक्शनों में सारा समय लगा दिया। अब इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया और एक ही बार ये आपदा कोरोना की हिंदुस्तान में आ गई। इसमें केंद्र सरकार बुरी तरह फेल हो गई। बेच भी रहे हैं और ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में बनाया क्या है। अरे जो बेच रहे हो वो तो कांग्रेस ने बनाए हैं, तो जो अगर जब बना ही कुछ नहीं होता तो फिर आप बेचते क्या। हिंदुस्तानियों के हालात इतने खराब हुए हैं कि इनकी पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। बेसिकली ये दोनों गुजराती है और प्राइम मिनिस्टर भी उधर के। इनके पुराने संबंध है, इनके साथ संबंधों को इनसे निभाते निभाते प्राइम मिनिस्टर ने बाकी मुल्क का जो हिस्सा है उसको डुबो के रख दिया है। ये अडानी अंबानी जो मोदी साहब के दोस्त है, इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? इन्होंने तो एक पैसा नहीं दिया, लूट के ये मुल्क को ले गए और रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। जब प्रॉफिट ये खा रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को ठीक ढंग से इस मुश्किल में चलाने के लिए मैक्सिमम मदद ये करे। मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जिसने प्रदेश में जाकर के एक महिला को ये कहा कि दीदी ओ दीदी, ये कोई तरीका नहीं है। मोदी माने या ना माने, ये जबरदस्त उसकी हार हुई है। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। कोरोना की महामारी से हमारा देश जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, लेकिन हम कहां तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। ऑक्सीजन हमारे देश में नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाओं की किल्लत आ रही है, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं। हमारे पास उन्हें बचाने के लिए कोई साधन नहीं है। अब कहा जा रहा है कि तीसरी स्ट्रेन कोरोना की आएगी, वो इससे भी ज़्यादा घातक होगी। हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था 20 अप्रैल को कि 1 मई से तमाम जो 18 साल से अधिक युवा हैं उन्हें 18 साल से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है। पंजाब भी उनमें से एक है। वो वैक्सीन पहुंचना तो दूर, जो पहले लोगों को लग रही थी 45 साल से ऊपर 60 वर्ष के लोगों तक, उसकी भी शॉर्टेज आ गई है। आखिरकार ये हमारे देश में क्या हो रहा है? बात की जा रही थी पाकिस्तान से ऑक्सीजन मंगवाने की, लेकिन वो ऑक्सीजन उस मांग को सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से ठुकरा दिया गया है। हमारे साथ हैं पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल। आपको बता दें कि ये 3 बार विधायक रह चुके हैं, प्रोफेसर रहे हैं, लंबे समय से ये राजनीति कर रहे हैं। आखिरकार हमारा देश आत्मनिर्भर बना या आत्मनिर्भरता का एक सपना दिखाया गया था, एक चुनावी जुमला था? इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे प्रोफेसर दरबारी लाल के साथ कि उनका क्या कहना है। प्रोफेसर नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आपका हमारे D4 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है प्रोफेसर। थैंक यू। प्रोफेसर, जब ये सरकार बनी थी तो एक नारा दिया गया था कि आत्मनिर्भर भारत। तो आपको क्या लगता है कि 7 सालों में हम आत्मनिर्भर कहाँ तक बने? एक लेडी को हराने के लिए उसको पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी जाती है, देश की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इन सब बातों को लेकर आप लंबे समय से राजनीति में आप अध्ययन भी करते रहते हैं, इन सब बातों को लेकर आपका क्या कहना है? आत्मनिर्भर भारत का जहाँ तक सवाल है, जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ये नारा लगाया कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा। मगर 7 वर्षों के दौरान जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए था, उसमें वो माइनस रहे और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा, एक जुमला बन के रह गया। जिस तरह उन्होंने कहा था कि स्विट्ज़रलैंड में जितना भी हिंदुस्तानियों का काला धन है हम लेके आएंगे, वो नहीं ला सके। 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में जमा होगा, वो नहीं कर सके। और इसी तरह बहुत सारी बातें उन्होंने और कही। और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगाया गया था, नारा तो ठीक है, नारे में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, पर सवाल ये है कि इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन से पॉजिटिव
जो कदम है वो उठाए हैं। कदम कोई नहीं उठाया गया। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं, क्योंकि मैंने मुल्क की आज़ादी की उस तारीख को भी देखा है और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का निर्माण होते हुए भी देखा है। 1952 में पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, यद्यपि वो प्रधानमंत्री तो पहले ही थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की तामीर की कि 5 वर्षों के अंदर हमने ये काम करना है। वो था आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद जो उन्होंने रखी, वो ये थी। सबसे पहली बात ये थी कि हिंदुस्तान में 1923 से अनाज बाहर से आ रहा था। अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो कभी ब्राज़ील से, कभी अमेरिका से, कभी मैक्सिको से ये अनाज हम मंगवाते थे। मगर सबसे पहला प्रश्न पंडित जी के सामने आया कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी जो है उसके लिए अन्न पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। बाकी चीज़ों के बगैर आदमी रह सकता है, पर अन्न के बगैर ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है। पर साहब आप बहुत पीछे चले गए। मैं थोड़ा सा आपको माफ़ करनी जी, आपकी थोड़ी मैं बात काट रहा हूँ। 7 वर्षों पहले उन्होंने नारा दिया था। क्या ये तो बहुत साल हो गए। प्रधानमंत्री जब रहे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मौनी बाबा उनको कहा जाता था। क्या उनके समय आपदाएं नहीं आई थी? क्या उन्होंने इन स्थितियों से, सुनामी आई थी, मुझे याद है उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, ऐसे कई ऐसी चीज़ें हुई थी जब उन्होंने बड़े ही इसको तरीके से निपटा था। ये जो कोरोना की महामारी आई है, क्या हमारे देश में हमारी सरकारों से, जो केंद्र सरकार है खासतौर पर, कहाँ चूक हुई है उससे? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए पूरे विश्व में जो एक बात कही जा रही है कि भारत पहले जो था, ये कहा जा रहा था कि भारत में देखिए कोरोना का प्रकोप नहीं आया है, लेकिन अब स्थिति उलट हो गई है। एक ही दिन में 4 लाख से ज़्यादा केस आने लगे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो केस हैं वो बढ़कर 8 से 9 लाख रोज के आएंगे, क्योंकि हालात में सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे। 10 साल के दौरान में सुनामी आई, तमिलनाडु के लाखों लोगों को उसने प्रभावित किया। कश्मीर के अंदर 2 बार बाढ़ आई, उजड़ गए, लोगों के घर उजड़ गए। इसी तरह उत्तराखंड के अंदर बड़ी बर्बादी हुई और गुजरात में भूचाल आया। पर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जो भी मुश्किल आई, सरकार ने अपने स्तर के ऊपर उसका समाधान निकाला। क्यों? हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाहर के मुल्कों ने, जैसे आज कह रहे हैं, उस समय भी पत्र आए, कई लोगों के टेलीफोनिक कॉल, उनसे बातचीत हुई, मगर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ ये कह दिया था बड़ी इज्जत के साथ कि हम अपने सारी समस्याओं का हल करने के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट है। आपने जो हमको मदद की ऑफ़र की है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इतनी बड़ी मुसीबत उस समय आई तो उन्होंने संभाल लिया सारा। अब इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया और एक ही बार ये आपदा कोरोना की हिंदुस्तान में आ गई। इसमें केंद्र सरकार बुरी तरह फेल हो गई। ना तो इनको पहले साल जो 19 का 20 का था उस समय ये इसको संभाल सके, और ना ही सेकंड वेव जब आई है, इनको मालूम था। इनकी टास्क फोर्स ने 15 मार्च को ये रिपोर्ट दी थी कि आने वाला वक्त जो है वो बड़ा ख़तरनाक है, आप इसके लिए कुछ इंतज़ामात कीजिए। लेकिन ये चुनावों में लगे हुए थे। इन्होंने पूरे के पूरे अपने 5 चुनाव जीतने के लिए सारी एनर्जी लगा दी। मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने लोगों की ज़िंदगियां बचाने की बजाय ज़ाती तौर पर अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इलेक्शनों में सारा समय लगा दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिशा निर्देश दिए कि मास्क पहना जाए, दूरी रखी जाए, हाथ धोए जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने लाख लाख 1.5 लाख की जो हाजिरी थी, जुलूस थे, उनको उन्होंने संबोधन किया। तो एक पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपने ही हुक्मों की धज्जियां उड़ा के रख दी। मैंने पंडित जी का ज़माना देखा है, इंदिरा गांधी जी का ज़माना देखा है, राजीव बाबू का वक्त था, और फिर नरसिम्हा राव जी थे, वाजपेयी साहब,
का वक्त आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का आया, एक एक चीज़ मैंने नोट की है, मगर इस तरह की आशा कभी कोई नहीं कर सकता था। भंडारी साहब, हिंदुस्तानियों के हालात इतने ख़राब हुए हैं कि इनकी पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। देश के अंदर जो शाहूकार है वो इतना शाहूकार हो गया है कि उसको गरीब की परवाह ही नहीं। कांग्रेस ने जो पॉलिसी अपनाई थी कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलेंगे, और पंडित जी के ज़माने से एक मिडिल क्लास पैदा की गई जिसने मेहनत करके वो लोग अपने पाँव पर खड़े हुए। मगर आप अंदाज़ा लगाइए, यूँ ही 20 का साल शुरू हुआ है, पिछला साल भी सारा बर्बाद हो गया, इस बार भी सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा। कोरोना के मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की ऐसी बीमारी है जिसका आज तक तो पूरा पता ही नहीं चल सका। अस्पतालों के अंदर लोगों को दाखिल किया जा रहा है, दवाई जो है उसकी वो 10 रुपए की दवाई नहीं है, मगर उनकी खलड़ी उधेड़ी जा रही है। टीका देखो वो ब्लैक में मिल रहा है, ये जमाखोरिए, काल बाजारिए और मुनाफाखोरों, इन्होंने मुश्किल में डाल दी है। हमारे मुल्क के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये हमारी अपनी सेल है, तो सेल के अंदर आप देखिए ये स्टील जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके पास कितनी ऑक्सीजन है, आप उसको मैनेज करिए। और आपके कितने कारखाने हैं, जितने लोहे के इस्पात के कारखाने हैं वो सबके सबके अंदर। पर सब आपने बात कही कि अमीर अमीर होता जा रहा, ये एक बात समझ नहीं आई। जीडीपी कम हुई, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लेकिन 2 आदमी थे जिनकी जो है इनकम जो है, जो जिनकी संपत्ति की बात की जाए, अंबानी की संपत्ति 700 गुना बढ़ गई, अडानी की संपत्ति 350 गुना बढ़ गई। मतलब क्या ये देश क्या उनका गुलाम होने जा रहा है? बेसिकली ये दोनों गुजराती है और प्राइम मिनिस्टर भी उधर के, इनके पुराने संबंध है इनके साथ। संबंधों को इनसे निभाते निभाते प्राइम मिनिस्टर ने बाकी मुल्क का जो हिस्सा है उसको डुबो के रख दिया है। 35% संपत्ति इनकी बढ़ी है। आप अंदाज़ा लगाइए, हिंदुस्तान के अंदर 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास 77% प्रॉपर्टी है और 100 आदमी ऐसा है जिसके पास 65% वो प्रॉपर्टी का मालिक है। आम आदमी किधर गया? आम आदमी को तो पूछने वाला नहीं रहा, उसकी पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई है, उसकी रोटी नहीं चल रही, बच्चों को तालीम नहीं वो दे सकता, दवाई का प्रबंध नहीं वो कर सकता। तो सरकार की बद इंतज़ामी है, लापरवाही है और बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ इसने अपनी ये सरकार चल रही है। दुनिया के अंदर कोई सरकार इस तरह का काम नहीं करती जैसे इन्होंने किया है। पर सब हमारे देश में बाबा बहुत हैं। एक बाबा थे, योग करवाते थे, उन्होंने पिछले साल एक दवा निकाल दी, कोरोनिल की दवा निकाल दी, कोरोना की ये दवा है। और भी एक बाबा हमारे यहाँ जेल में हैं, 2 बाबा और भी कई बाबा जेल में। ये बाबा वैसे तो धन कुबेर हो चले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बहुत सारे, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं उनके। ये बाबा नज़र नहीं आ रहे कहीं कोरोना में। उन्होंने लग रहा है कि लोग मर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, इंग्लैंड के एक इतिहासकार ने लिखा था कि भारत के अंदर धर्म सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जितने भी ये बाबा हैं वे इतने अमीर हैं जिनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमको आपको नहीं पता चल सकता। मगर जिस बाबा की आप बात करते हैं वो तो योग गुरु माना जाता है, मगर उसने 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पिछले कुछ सालों में बना लिए और उसने टीका की खोज कर दी। अब वो टीका जो अमेरिका गोली टैबलेट गोली बनाई थी उसने। गोली बनाई, तो गोली कौन सी गोली बना के ये कह दिया कि ये कोरोना इससे ठीक हो जाएगा। अरे बाहर के देश के अंदर होता तो बाबा को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। ये झूठ बोलना, क्योंकि भारत में रिवाज है जादू टूनों से, तवीज़ से और टूने शूने करके लोगों को ठीक करने का रिवाज मुद्दत से चला आ रहा है। मगर ये एक बीमारी है, इसका इलाज ढूंढना होगा। सबसे पहली बात तो भंडारी साहब ये है कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोरोना मरीज जो मर गया उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जब पोस्टमार्टम किया जाएगा फिर पता चलेगा कि इसको असली बीमारी है क्या।
क्या खून के धक्के अगर पैदा होते हैं, बनते हैं, उसके लिए कौन सी दवाई चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बंदिश लगा दी कि कोरोना से मरने वाला जो है उसका नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये भारत में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा या पूरे विश्व में कहीं पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है? विश्व में सिर्फ पोस्टमार्टम रशिया ने कुछ का किया है और इटली वालों ने करके दिखाया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस बीमारी से खून के धब्बे बन जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर जानी बंद हो जाती है, जिसके कारण आदमी की मौत होती है। अगर ब्लड जो है वो पतला रहे तो छोटी नसों में, नाड़ियों में वो जाता रहता है, फिर मुश्किल नहीं आती। तो खैर ये साइंसदानों का मसला है। एक और बात चली थी, आपको याद होगा, जब हमारे कुछ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था चीनी सैनिकों ने, तो चीन के साथ सभी रिश्ते तोड़ने की बात कही थी, चीन के साथ संबंध तोड़ लिए जाएंगे, कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखा जाएगा। ये क्या आपको लगता है कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़कर भारत का गुजारा है? ये तोड़ दिए गए हैं कि ये भी जुमला था? देखिए, आज के ज़माने में एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। आज वो पुराना ज़माना नहीं है जो रॉ मटेरियल तो सारा वहीं से आता है। नहीं, रॉ मटेरियल चाइना से आता है, चीन से बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान को आती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर कहा था, या जिसने भी ये बात की कि हम संबंध हमने तोड़ दिए, उसके बावजूद चीन से माल यहाँ आ पा रहा, आज भी आ रहा है। ये नहीं कि अब नहीं आ रहा। अब चीन वालों ने ऑफर किया कि फलां चीज़ हम आपको देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके ऊपर विचार कर रही है कि चीन से माल ले लिया जाए। पाकिस्तान वालों ने ऑफर किया, हम भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो तो मना कर दिया उन्होंने। ये तो सरकार का अपना रवैया है ना किसी के प्रति। आखिर पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान की सरजमी को काट के बनाया गया। मतलब जब मांगने निकल पड़े तो पाकिस्तान क्या तो अफगानिस्तान क्या? नहीं, जब चाली पड़े, कुछ ज़रूरत ही पड़ गई, तो ज़रूरत तो पूरी किसी जगह भी की जा सकती है। एक आप नियम बना के रख दें कि इससे मदद लेनी है, इससे मदद नहीं लेनी। मतलब जो आपको लगता है कि फ़ायदे वाला काम है वो कर लो, जो नहीं फ़ायदे वाला वो ना करो। नहीं, ऑक्सीजन भी अगर आती है किसी देश से तो इसमें नुकसान क्या है? मैं भंडारी साहब जो बात करना चाहता हूँ, एक वो ये है कि इस दौरान 2 साल के अंदर, बल्कि इससे भी पहले, सिख ब्रदरहुड ने जो काम करके दिखाया है दुनिया के अंदर, ये एक लासानी एग्जाम्पल है। आप अंदाज़ा लगाइए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली वालों ने 300 बेड का कोविड अस्पताल बना दिया। जी बना दिया। और वो करीब 1.5 से 2 लाख आदमियों को जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके पेशेंट अस्पतालों में दाखिल है, उन लोगों के लिए लंगर का इंतज़ाम कर रहे हैं। दुनिया में ये पहली एग्जाम्पल है कि पहले लंगर लगते थे, चाय का लंगर था, खाने का लंगर था, उन्होंने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। दुनिया हैरान है कि किस तरह के मजबूत लोग हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया। तो मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सिख ब्रदरहुड को, ख़ास करके सिरसा साहब को, श्रोमणी कमेटी जो हमारे अमृतसर वाले हैं, इन्होंने भी इंतज़ाम किया है। बाकी जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, इनके पास धन है, इनको भी खुल करके बाहर आना चाहिए। ये रुपया इनके पास रह जाएगा। कोरोना से जो मर गया, लाखों रुपया जोड़ गया, एक पैसा वो साथ नहीं ले जा सकता। तो क्यों ना लोगों की मदद की जाए। तो सब जो आपको लगता है कि जो हमारा धार्मिक स्थलों में, मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं करूँगा, तमाम धार्मिक स्थल हैं, उनके पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, क्या वो इस समय वो देश के लिए वो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऐसा ना हो पॉलिसी बनाई जाए तो जैसे आरबीआई को खाली कर दिया गया वैसे उनको भी खाली कर दिया जाए? नहीं, उनको देखिए, उनके पास कितने कितने टन सोना साउथ इंडिया में पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। हम ये तो नहीं कहते सारे का सारा दे दो, मगर उनको अपने आप ऑफर करना चाहिए। देखिए, टाटा ने रुपया दिया 1500 करोड़ से ज़्यादा, अजीम जी प्रेम जी ने हज़ारों करोड़ रुपया बांटा। ये अडानी अंबानी जो मोदी साहब के दोस्त है, इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? इन्होंने तो एक पैसा नहीं दिया, लूट के ये मुल्क को ले गए और रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। जब प्रॉफिट ये खा रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को ठीक ढंग से इस मुश्किल में चलाने के लिए मैक्सिमम मदद ये करें। और जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, ये बाबे हैं जिनके पास पैसे हैं, इन लोगों को खुल के मदद करनी चाहिए। अगर कोई बाहर का देश होता, जैसे रशिया वाले, अगर वहाँ पर धार्मिक लोग होते तो वो कानून बना देते कि सबका सारा सोना और सारा पैसा
ले लिया जाए। मगर डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है, हम सबको लेके चलते हैं, तो इन बाबाओं को खुद अपने आप आगे बढ़ के सबकी मदद करनी चाहिए। तो पर साहब बात यहाँ शुरू हुई, जहाँ से शुरू हुई थी मैं वहीं आ रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत जो था वो अब तक बन नहीं पाया है। क्या आपको लगता है कि हम आत्मनिर्भर कभी बन पाएंगे, या हम ऐसे ही इसी तरह अपने जो लोग हैं, जो हमारे जो जितनी अवाम हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की तामीर करने के लिए कुछ कदम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। पहली बात यह है कि इसके लिए एक सेंट्रल लेवल के ऊपर कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी ये देखे कि कौन कौन सी बाहर से मुल्क के एजेंसी इधर या कारपोरेट सेक्टर इधर आके कारखाना लगा सकता है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो जो पुरानी इंडस्ट्री है उनको भी चलाएं और नई जो इंडस्ट्री है उनको इस्टेब्लिश करें, और जब ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होगी उसको एक्सपोर्ट किया जाए। अब भारत में क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, एक आदमी इंडस्ट्री लगाता है, 22 डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। 3-3 साल ना उसको कनेक्शन मिलता है, ना उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो इसके लिए इनको खुद जो कदम है वो उठाने तो पड़ेंगे। आपको लगता नहीं पर साहब ये सब कदम उठाने के बजाय इनका ध्यान तो राज्यों में चुनाव जीतने को लग जाता है, ईडी पीछे लगा दी जाती है, सीबीआई पीछे लगा दी जाती है। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल में हुआ, इनके पास खुद के कैंडिडेट तो नहीं थे, उनके कैंडिडेट लिए उनके पीछे सब कुछ लगाया गया, लेकिन जो हालत जो हुए, जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। देखिए, भारत में 2014 के बाद राजनीति में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। 1952 से लेके 2014 तक दिल्ली की सरकार कभी ये नहीं करती थी कि दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए, उनके मिनिस्टरों को तोड़ा जाए, उनको पैसा दिया जाए, लालच दिया जाए, या को और उनको पैट्रनाइज किया जाए। ये पहली बार हुआ है जब से बीजेपी आई है। उन्होंने दूसरी पार्टियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिए। इससे भंडारी साहब क्या हो रहा है, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को ख़तरा पैदा हो गया। डेमोक्रेसी के अंदर एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष अगर अपना काम चलाता है तो विपक्ष उसकी कमियां कमज़ोरियां जो हैं वो सारी की सारी उजागर करता है, और जिससे दोनों पहिए साथ साथ चल के मुल्क का निर्माण कर सकते हैं। मगर इन्होंने बंगाल के अंदर, असम के अंदर पोलराइजेशन शुरू कर दी। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा है पोलराइजेशन 1906 में अंग्रेज़ों ने शुरू करवाई, जब उन्होंने मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का मकसद ये था अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे हम देर तक राज करते रहेंगे। अब हमारा अपना देश है, आज भी वोट लेने के लिए अगर हम हिंदू और मुसलमानों का सवाल पैदा करके दोनों को लड़ाएंगे तो याद रखना जो खमियाजा हमने पहले भुगता है उसी तरह की कार्रवाई करने से वो खमियाजा दोबारा भुगतना पड़ सकता है। तो पर सब देखिए, ये जैसे जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी को लेकर कैटेगराइज किया जा रहा है, तो क्या इस देश में इस तरह कैटेगराइजेशन नहीं, इनको भले ही वो ना किया जाए लेकिन जनता के सामने वो आना चाहिए। एक साल में हमारे देश के कितने 100 लोग हुए हैं, उनका धन, कुबेरों का धन 1000 करोड़ से 50,000 करोड़ पहुंच गया, उससे 200 नीचे। ये इनकी कैटेगराइज क्या इस फाइनेंशियल तौर पर नहीं होनी चाहिए? जो बिल्कुल नीचे बैठे हैं उनको रोजगार कौन देगा? आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लोग बाहर का रुख कर रहे हैं, वहां पर वो होटलों में काम करने को राजी हैं, ड्राइवर टैक्सी चलाने को राजी हैं। ऐसे देश का फिर भविष्य क्या होगा? देखिए, 2 सवाल हैं। आपका पहला सवाल था कि बंगाल के अंदर इन्होंने क्या किया, दूसरा है ये आर्थिक तरीके से कैसे किया जाए। बंगाल के अंदर बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बुरे से बुरा काम करके दिखा दिया। धन खर्च किया, इतना रुपया खर्च किया सारे मुल्क से लेके जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अकेली औरत इलेक्शन लड़ने वाली, सारी दिल्ली की सरकार। इसका हल मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक टाइम पर होने चाहिए।
गवर्नमेंट एक संशोधन करे हमारे संविधान में, जब इलेक्शन एक बार होगा तो 2 महीने में ये सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। 4 साल 10 महीने सरकार को लोगों का काम करने को मौका मिलेगा। अब क्या होता है, हर साल 4 से 6 प्रदेशों के अंदर इलेक्शन शुरू हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि उसकी सारी कैबिनेट, उसके सारा जो अमला फैला है, सारे का सारा 6 महीने इलेक्शनों में लगा रहता है। तो राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने का किसके पास टाइम है? उधर ध्यान ही नहीं इनका। अंतर्राष्ट्रीय मसलों के ऊपर ध्यान कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर, मैंने कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह ये बोलते हैं, मैंने पंडित जी को सुना, एक एक शब्द उनकी ज़ुबान से मोतियों की तरह दिखता चलता था। उनका सलीका गुफ्तगू का भी अंदाज़े बयान नहीं था। मैंने इंदिरा जी को सुना है, इस तरह की कटाक्ष वो कभी नहीं किया करते थे। मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जिसने प्रदेश में जाकर के एक महिला को ये कहा कि दीदी, ओ दीदी, ये कोई तरीका नहीं है। मोदी माने या ना माने, ये ज़बरदस्त उसकी हार हुई है और उसे देश के सामने स्वीकार करना चाहिए कि मेरी उसकी जाती हार है, व्यक्तिगत हार उसकी हुई है, क्योंकि उसने पूरा जोर लगा दिया। पहला प्राइम मिनिस्टर कभी इस तरह नहीं जाते थे। इलेक्शन होता था, 1-2 जलसे जाके कर आए, इस तरह कौन करता था? तो एक तो सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक बार होने चाहिए, ये काम ख़त्म हो जाएगा। रही बात ये कि इस गवर्नमेंट का जो रुझान है, जो नज़रिया है, वो साहूकारों के प्रति वो फेवर उनको करता है। सारे हिंदुस्तान के लोगों के जो धन है उसमें कमी आई है, उनकी प्रॉपर्टी में कमी आई है, उनकी पर कैपिटा कम हुई है, कारखाने उजड़ गए। मगर ये 2 आदमी ऐसे हैं, एक अडानी और अंबानी, जिनकी दौलत बहुत बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार से वो काम वो लेते हैं जो सरकार उसके लिए कानून बना देती है। अब एयरपोर्ट कांग्रेस के ज़माने में बने, जहाज़ कांग्रेस के ज़माने में बने, और ये बड़े बड़े कारखाने हमने बनाए, अब ये उनको बेच रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में बनाया क्या है। अरे जो बेच रहे हो वो तो कांग्रेस ने बनाए हैं, तो जो अगर जब बना ही कुछ नहीं होता तो फिर आप बेचते क्या? तो सारे का सारा तो मुल्क इन्होंने दांव पे लगा दिए। याद रखना, इस बार मैंने लंबा दौर देखा है, 74 साल का। हिंदुस्तान की इमेज दुनिया के अंदर जो छवि है वो धूमिल हुई है कि भारत एक आपदा का मुकाबला नहीं कर सकता। बद इंतज़ामी फैली हुई है। लोग उठ उठ के कह रहे हैं हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, ऑक्सीजन हम देने के लिए तैयार है, दवा देने के लिए तैयार है। तो पहले आज तक क्यों नहीं मांगी? हमने तो कभी नहीं मांगी, इतना लंबा समय मैं भी रहा हूँ। हमने अन्न के मामले में भंडारी साहब 1921 से 23 से लेकर 1971 तक हम बिल्कुल पाँव पे खड़े हो गए। बीमारियां फैली, प्लेग आया, पोलियो आई, और भी नहीं बड़ी बड़ी बीमारियां आई, चेचक यहाँ आई। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 तक हुई। मलेरिया फैल गया दुनिया के अंदर, 2 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, एक स्पेनिश फ्लू फैल गया। स्पेनिश फ्लू क्या था कि खंदकों में जो फौजी बैठे रहते थे वहाँ से ये बीमारी चली। 1918 में लड़ाई ख़त्म हो गई, फौजी अपने अपने घरों में जाने लगे, वो अपने गांव में वो बीमारी साथ ले गए। दुनिया की 15% आबादी मर गई, 15%। उस समय दुनिया की आबादी कितनी होगी? 80-85 करोड़ होगी। जी जी। तो अंदाज़ा लगाओ कितने लोग उसमें मरेंगे। पर उस समय दवा दारू का इंतज़ाम नहीं था। आज दुनिया के अंदर हर तरह की दवाई जो है वो अवेलेबल है। अगर नहीं है तो उसके लिए कोशिश करके उसको बनाया जा सकता है। भारत ने वैक्सीन तैयार की है, दुनिया मांग रही है, अपने लोगों को भी वैक्सीन एक तो उपलब्ध करवाई है। लंदन का रुख कर लिया है? एक वैक्सीन बनाने वाले ने लंदन का रुख कर लिया। देखिए, इसके लिए तो इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बैठाया जाए कि वो आदमी जो हिंदुस्तान को, इन्हें दुनिया को
ये मेडिसिन सप्लाई कर रहा था, उसे भारत छोड़ करके बाहर जाने की क्या जरूरत वहाँ जो पड़ी? कह रहा है जाके मैं इतने दबाव में काम नहीं कर सकता। और नेचुरली कोई ना कोई तो होगी। इसके लिए होम मिनिस्टर जिम्मेदार है या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? कोई तो है ना जिसके लिए वो भाग के यहाँ से गया है। तो ये तो बदनामी है इंडिया तो की। कुल मिलाकर प्रोफेसर साहब ये सारी चीज़ें हमारी, इसका आप अगर मॉरल सार बताना चाहें तो क्या होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि जो इस भाजपा सरकार ने वोट लेने का तरीका अपनाया है वो सरासर गलत है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करके वोट लेना चाहिए कि लोगों के अंदर ये चीज़ सामने आए, ना कि मुफ्तखोरी जो है उसको चला दिया जाए, धर्म को पोलराइजेशन बना दी जाए, जात पात के नाम पर वोट मांगा जाए। इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। धर्म के आधार पर जिसने भी मुल्क को बनाया वो बर्बाद हो गया। ये हमारे पास पाकिस्तान है, यहाँ से 15 मिनट में हम पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। आज पाकिस्तान का वो बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे कई दोस्त हैं पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ इतनी महंगाई है क्योंकि उन्होंने ये मुला मौलवी, आधा मुल्क ही मुला मौलवियों के पीछे लगा हुआ है और आधा मुल्क दूसरी एजुकेशन हासिल कर रहा है। तो धर्म अपनी जगह है, वो रहे। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, आप जाइए, मगर देश की जो है उसका टीचा, उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए। ये पार्लियामेंट बना रहे हैं, नई पार्लियामेंट, 1000 करोड़ रुपए लग रहा है वहाँ। नहीं वो ज़्यादा है, उसमें 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपए के करीब है। और इतना रुपया जो है, 100 करोड़ का अगर एक अस्पताल बनाया जाए तो हम देश के अंदर कितने अस्पताल बना सकते? आज यूनिवर्सिटियाँ खोली जा सकती हैं, एजुकेशन की ज़रूरत है युवाओं को हमारे। बिल्कुल ठीक है, मगर पार्लियामेंट जो हमारी पार्लियामेंट तो बनी 1911 में। अब आप देखिए, अब 100 साल में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी उसको। हमारा अमेरिका का हमारे से भी पुराना है ना। इंग्लैंड का देखो, नॉर्वे का देखो, फ्रांस का देखो, 450 साल हो गए हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के जो सांसद हैं इनके लिए नई पार्लियामेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? नई पार्लियामेंट बनाने की बजाय आपदा प्रबंधन के लिए इन्हें अस्पतालों की तामीर करनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर जो है वो लाने चाहिए, बाकी इंतज़ामात जो है उनको अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि देश के लोग जो है वो सुखी बसे। मैं आपको सच कहता हूँ, जितने भी सरकारें मैंने देखी हैं, जितने दुखी लोग इस समय हैं पहले कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, और लोग खुशी से ज़िंदगी बसर करते थे। प्राइम मिनिस्टर तो हमारे हैं, सबके हैं। इतनी टेंशन इन्होंने पैदा कर दी है। पहले नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी लगा दिया। नोटबंदी की भंडारी साहब कोई ज़रूरत नहीं थी, नोट चल रहा था। इनको किसने कहा नोटबंदी करो? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, अमेरिका ने इन पर दबाव डाला, हमारी करेंसी फेल हो गई। क्या हुआ? ये डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी के अंदर इन्हें पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल लाना चाहिए था कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूँ, तो आप बताइए आपकी क्या राय है। अगर वहाँ नहीं पूछना तो अपनी कैबिनेट से सलाह मशवरा करना चाहिए था। इन्होंने तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी नहीं पूछा और एकदम खड़े होकर ये कह दिया कि 8 बजे के बाद अब पुराने नोट जो है वो ख़त्म हो गए। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। पर सब आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की भी कमी है। देखिए, इनका बहुत कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज ए प्रधानमंत्री एक्ट करना चाहिए। वो किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देश के हैं। इस तरह देश को किस तरह आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही थी, ये जुमले हैं। आखिरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किया क्या जा रहा है? अभी हम कहाँ पर डिपेंडेंट हैं? कोरोना की महामारी ने हमारी पोल खोल कर रख दी है। जो हमें जितना ज़ोर हमें लगाना चाहिए था अपनी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वो ज़ोर तो हम कहीं और लगा रहे हैं। यदि ऐसा ही हाल रहा तो आने वाली नस्लें क्या करेंगी? रोज़गार नहीं है लोगों के पास, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, विदेशों का रुख कर रहे हैं। यहाँ की जनता क्या, कुछ लोग, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति बढ़ी, बाकी पूरे देश की संपत्ति जो है कम हुई। आखिरकार उनके पास ऐसा क्या जादुई चिराग था? वो सबको पता है क्या जुदाई चिराग उनके पीछे कौन काम कर रहा है।
हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि देश के बारे में सोचिए। देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर देश ही नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।